इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान के मुमकिन जवाबी रद्द-ए-अमल के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल और लबनान के लिए फ़्लाइट्स मनसूख कर दी हैं, शहरियों को अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त हमले के हुक्म के बाद ईरानी फोर्सेज ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जवाबी हमले के तरीक़ाकार का जायजा लिया जा रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल को पछताना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जहां इसराइली हुकूमत किसी भी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार होने का दावा कर रही है और अमेरिका ने ज़रूरत पड़ने पर इसराइल की मदद के लिए इजाफी ताकत मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया है और सदर बाइडन का नेतन्याहू से राब्ता भी हुआ है, तो वहीं इसराइली हुकूमत और फोर्सेज ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी मुमकिन रद्द-ए-अमल से निमटने के लिए जंगी तैयारियां कर रहे हैं और शहरियों को गैर मामूली हिदायत भी जारी कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइली शहरियों को इंतजामिया की जानिब से बॉम्ब शेल्टर्स को साफ करने और इस्तेमाल के लिए तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंतजामिया ने शहरियों को बताया है कि अगर यरूशलेम हमले की जद में आता है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। इंतजामिया की जानिब से इन हिदायत पर मबनी एक फ़ाइल तकसीम की गई है जिसमें उन पार्किंग लॉट्स की फहरिस्त दे दी गई है जिन्हें शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही शहर में मौजूद बॉम्ब शेल्टर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और हिदायत की गई है कि शहरियों को 90 सेकंड्स में मज़कूरा शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। फाइल के मुताबिक शहरी 3 दिन तक के लिए पानी और खुराक का जखीरा रखें और अद्वियात के साथ साथ बैटरीज और फ्लैश लाइट्स खरीदें। इसराइली शहरियों से मजीद कहा गया है कि वो बिजली की गैर मामूली बंदिश के लिए तैयार रहें जो कई दिनों तक जारी रह सकती है। साथ ही शहरी कई दिनों तक बॉम्ब शेल्टर्स में रहने के लिए भी खुद को तैयार करें। CNN के मुताबिक इसराइल की एक सुपरमार्केट चेन का कहना है कि आम हालात के मुकाबले में हमारी सेल्स 30% बढ़ गई हैं, यानी शहरी किसी भी खतरे के पेश नज़र घरों में सामान जमा कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानी धमकियों के तनाजुर में अपने शहरियों को 40 ममालिक के सफ़र से गुरेज करने का कहा है और दुनिया भर में मौजूद इसराइली शहरियों को भी मोहतात रहने की हिदायत कर दी है और कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपनी इसराइली शनाख्त जाहिर करने और इज्तिमाआत का इनेकाद करने से गुरेज करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर ईरान और उसकी प्रॉक्सीज बैरून मुल्क इसराइली अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, जिनमें सिफारत खाने, मजहबी मकामात, कम्युनिटी सेंटर्स और कारोबारी मराकज़ शामिल हैं। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमती वज़रा को सैटेलाइट फ़ोन्स फराहम कर दिए गए हैं ताकि अगर ईरानी हमले के बाइस फ़ोन लाइन्स को नुकसान पहुँचे तो उस सूरत में सैटेलाइट फ़ोन्स को इस्तेमाल किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि मुमकिन इसराइली हमलों के तनाजुर में हिजबुल्लाह अपनी क़यादत को जनूबी बैरूत में अपनी मजबूत गढ़ से मुंतकिल कर रही है और फौजी साजो सामान भी वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। जबकि इस पूरी सूरत हाल पर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसके बारे में बात करते हुए बाइडन ने मीडिया को बताया कि इस्माइल हनिया के कत्ल से गजा में सीज़ फायर के इम्कानात को फ़ायदा नहीं हुआ और हमें इस सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। जबकि इस फ़ोन कॉल के दौरान बाइडन ने एक दफ़ा फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि ईरान के किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल की मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन किर्बी ने CNN से बात करते हुए कहा है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को वाज़ेह तौर पर सुना है कि वो तेहरान में हमास के लीडर के कत्ल का बदला लेने का इरादा रखते हैं और वो इसराइल पर एक और हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे पास इससे निमटने के लिए खित्ते में सही वसाइल और सलाहियतें हैं। जॉन किर्बी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर मशरिक़ वस्ता में वसाइल मुंतकिल करने के लिए अमरीका तैयार है। अमरीका हमेशा मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का जायज़ा लेता रहता है ताकि अपने फ़ौजियों, अपने तनसीबात और अपने इत्तिहादी जैसे कि इसराइल के दिफा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यकीनी तौर पर हमारे पास हों और ये सपोर्ट इंसानी और हार्डवेयर दोनों शक्लों में हो सकती है। इसराइल जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका एक दफ़ा फिर इसराइल की मदद के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, मगर ईरान एक के बाद एक जारहाना और धमकी आमेज़ बयान जारी कर रहा है और ईरान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी बराह रास्त आगाह कर दिया गया है कि वो इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुतल्ला किया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइली हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अपने हक से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा और सेहूनी मुजरिमों को सज़ा देकर रहेगा।
अहम बात यह है कि इसराइल की जारियत की वजह से मशरिक़ वस्ता एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गया है। इसराइल ने अचानक 24 घंटे के दौरान हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में और हिजबुल्लाह के नायब कमांडर फवाद शुक्र को लेबनान में कत्ल कर दिया, जबकि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद देफ को भी 13 जुलाई को कत्ल करने का दावा कर दिया। लेकिन माजी में इन तंजीमों की मरकज़ी क़यादत को इसराइल ख़त्म कर चुका है, मगर फिर भी ये मुज़ाहिमती तंजीमें ना सिर्फ कायम रहीं बल्कि मज़ीद शिद्दत के साथ काम जारी रखा और जो नई क़यादत सामने आई वो ज़्यादा सख्त गिर नज़र आई। इस हवाले से अल जज़ीरा में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता कुछ दिनों में अपने कई अहम मुखालिफिन को मार चुका है, जिनमें हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा शामिल हैं। लेकिन जहाँ इसराइल के इक़दामात को उसकी ताकत का मुज़ाहरा समझा जा रहा है, तो वहीं ये भी मुमकिन है कि ये हलाकतें तमाम इसराइल मुखालिफ ग्रुप्स को मुत्तहिद होने का मौका फराहम करके इसराइल की सलामती और ख़ित्ते के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हमास की क़यादत में इत्तदाल पसंद आवाज़ समझे जाने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल ने मुमकिना तौर पर हमास को इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त और समझौता ना करने वाले मौक़िफ़ की तरफ धकेल दिया है। इस्माइल हनिया को एक हकीकत पसंद सियासी रहनुमा के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने माजी में कई दफ़ा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किए थे और अब भी वो इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ थे कि गज़ा में जंगबंदी हो जाए। माजी में इस तरह के वाक़े ने हमास के मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त गिरी की तरफ धकेला है। 20 साल पहले मार्च 2004 में हमास के उमर रसीदा बानी शेख अहमद यासीन को इसराइल ने कत्ल कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक शेख अहमद यासीन की ज़ेर क़यादत हमास सऊदी अरब के साथ मुंसलिक थी और उसे आला दर्जे के हथियारों तक महदूद रसाई हासिल थी, मगर जब खालिद मिशल ने हमास की क़यादत संभाली तो वो हमास को ईरान के ज़्यादा करीब ले गए। सऊदी अरब के बरक्स ईरान हमास को रॉकेट डिज़ाइन और दीगर फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने लगा। 2017 में इस्माइल हनिया की जानिब से सियासी विंग की क़यादत संभालने तक हमास मुकम्मल तौर पर ईरान के असर वसूख में आ चुके थे और उसने आला दर्जे के हथियारों का एक ज़बरदस्त ज़ख़ीरा भी बना लिया था। इसी तरह माजी में इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के लीडर के कत्ल ने उन्हें भी एक सख्त गिर मौक़िफ़ की तरफ धकेल दिया था। इसराइल ने 1992 में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल अब्बास मसूवी को उनकी अहलिया और 6 साला बच्चे के साथ कत्ल कर दिया था। अब्बास मसूवी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की क़यादत संभालने वाले हसन नसरुल्लाह ज़्यादा करिश्माती और मौसर रहनुमा साबित हुए। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के इलाकाई असर वसूख और ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के उरूज का क्रेडिट भी दिया जाता है और फवाद शुक्र के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को जदीद तरीन असलहे तक रसाई दिलवाई, जिनमें जदीद तरीन गाइडेड मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज रॉकेट शामिल हैं। अगर माजी में इस तरह के कत्ल के नताइज पर नज़र डाली जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी मिलिट्री कमांडर या इस्माइल हनिया जैसे रहनुमा का कत्ल इन ग्रुप्स को इसराइल का कम ताकतवर दुश्मन बनाएगा। तारीख बताती है कि इसराइल की जानिब से किसी आला सियासी या फौजी रहनुमा का कत्ल, जिसे इब्तिदा में तो गेम चेंजर के तौर पर समझा जाता था, मगर बाद में इस मकतूल शख्सियत की जगह एक नए पुरअज़म और माहिर शख्स ने ले ली। गुज़िश्ता 40 सालों में इसराइल की पॉलिसी कत्लो गरत गरी पर ही मुनहसिर रही है और यह हिकमत अमली अक्सर नाकाम ही साबित हुई है। ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के रहनुमा अब्बास मौसूवी के कत्ल को इसराइल की गलत हिकमत अमली तस्वुर किया जाता है। अब्बास मौसूवी की ज़ेर क़यादत हिजबुल्लाह एक छोटी मलेशिया हुआ करती थी। इसका सबसे ताकतवर हथियार खुदकुश हमले हुआ करते थे और हिजबुल्लाह लेबनान से इसराइली फ़ौज पर मौसर हमले नहीं कर सकती थी। लेकिन जब हसन नसरुल्लाह ने क़यादत संभाली तो उन्होंने फवाद शुक्र की सरबराही में जनूबी लेबनान से इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट और गोरीला हमले करने शुरू कर दिए और फवाद शुक्र के हमलों ने सन 2000 में इसराइल को लेबनान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जो इसराइल की किसी भी अरब फौजी क़ुव्वत के खिलाफ पहली शिकस्त थी। लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा और 2003 में हमास के बानी शेख अहमद यासीन और उस वक्त उनके असिस्टेंट इस्माइल हनिया को मारने की कोशिश की, मगर वो दोनों इसराइल के फ़िज़ाई हमले में बच गए थे। लेकिन इसके 1 साल बाद इसराइल शेख अहमद यासीन को कत्ल करने में कामयाब हो गया और नतीजे में खालिद मिशल उभर कर सामने आए और वो हमास का ईरान के साथ इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो गए, जो इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अब भी तारीख अपने आप को दोहराएगी। इस्माइल हनिया की मौत के बाद खालिद मिशल मुतवक्के तौर पर दोबारा हमास के सियासी विंग की सरबराही करेंगे और वो इसराइल से मुज़ाकरात पर इस्माइल हनिया की निस्बत कम राज़ी होंगे। इसी तरह इस्माइल हनिया का तेहरान में कत्ल करके इसराइल ने ईरान को इसराइल पर जवाबी हमले के लिए मज़ीद उकसाया है, क्योंकि माजी के मुकाबले में इसराइल ने तेहरान में एक हाई प्रोफाइल मेहमान को कत्ल करके ईरान की खुद मुख्तारी की खुली तौहीन की है। और इस हमले ने यह बात भी वाज़ेह की है कि इसराइल ईरान के अंदर उसके जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे ईरान पर लाजिम हो गया है कि वो अपनी खुद मुख्तारी को बहाल करे। इसराइल ने हाई प्रोफाइल कत्ल के ज़रिए एक अलामती फ़तह तो हासिल कर ली है, मगर उसके साथ साथ उसने अपने सख्त तरीन मुखालिफिन को मज़ीद सख्त पोजीशन संभालने पर भी मजबूर कर दिया है, जिससे खित्ते में वसी जंग का खदशा है। इस्माइल हनिया को
आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा के शाही कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर गजा में हमास के नायब सरबरा खलील हया समेत दीगर क़यादत भी मौजूद थी। खलील हया को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद उनके मुमकिन जानशीनों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक जनाजे में खलील हया ने इस्माइल हनिया के रिश्तेदारों से कहा कि उन्हें यकीन है कि इस्माइल हनिया का खून फतह, वक़ार और आज़ादी लाएगा। सिर्फ यही नहीं, कल लेबनान में हिजबुल्लाह के नायब कमांडर फवाद शुक्र की भी तदफीन कर दी गई थी। और इस दौरान खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि थोड़ा हंस लो, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा रोने वाले हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमने कौन सी सुर्ख लकीर पार कर दी है। ये मुहाज अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुका है और ये माजी से मुख्तलिफ है। Laugh a little because you will cry a lot. You don't know what red lines you have crossed. You don't know what kind of an aggression you carried out and where you took this conflict. That is why you should know all the fronts have entered a new phase different from the past. हिजबुल्लाह ने कल इसराइल पर मुतादिद रॉकेट्स फायर किए थे, मगर इसराइली मीडिया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नाकारा बना दिया गया, जबकि चंद एक आबादी से दूर इलाकों पर जा गिरे। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस माजी में भी आमने सामने आ चुकी हैं, मगर अब इन दोनों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2006 में 34 दिन तक हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ लड़ाई की थी। इस जंग के बाद जहां इसराइल ने अमेरिका की मदद से अपनी फौजी ताकत मजीद बढ़ाई है और रॉकेट्स को फिजा में तबाह करने के लिए आयरन डोम तैयार किया है, तो हिजबुल्लाह ने भी ईरान की मदद से अपनी फौजी ताकत में काफ़ी इजाफा किया है। अहम बात यह है कि अभी तक ईरान ने इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात जारी नहीं की हैं, लेकिन इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें पासदारान इंतक़लाब, इंटेलिजेंस और पुलिस हुक्काम शामिल हैं। मगर कल अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि इस्माइल हनिया को 2 माह पहले प्लांट किए गए बॉम्ब के जरिए निशाना बनाया गया। अखबार ने निशाना बनने वाली बिल्डिंग की तस्वीर भी शाया कर दी थी। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, बात करेंगे माहिर मशरिक़ी वस्ता उमूर कामरान बुखारी से। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक दफ़ा फिर बात हो रही है कि मामला पता नहीं किस तरफ जाएगा, अनसर्टेनिटी है, जंग की तरफ ना चला जाए। ईरान ज़ाहिर दावे कर रहा है, एक एम्बैरसिंग मूवमेंट है उनके लिए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी दावे हो रहे हैं। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल हुई कि हमने आपके सामने सवाल रखा कि क्या फिर कोई जंग के खतरात मंडला रहे हैं, कहाँ मामला जा रहा है। एक दफ़ा फिर यही खदशात का जिक्र किया जा रहा है। आपके ख्याल में कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है कि जिसके बाद इसराइल उन्हें रिस्पॉन्ड करे और जंग की तरफ मामला जा रहा हो? क्या देख रहे हैं? जी, इसका खदशा तो है, क्योंकि देखें एक राउंड हुआ था अप्रैल के अंदर कि जिसमें जवाबी कार्रवाई पहली दफ़ा ईरान ने की। पहली तरफा बराह रास्त जो है इसराइल पे हमला, मिसाइल और ड्रोन कोई 300 के करीब दागे उन्होंने, लेकिन वो मामला वहीं पे रफा दफा हो गया क्योंकि वो अलामती था। उन्होंने पहले से जो है इस बात की जो है वो तो सारी बाज़गश कर चुके थे और बता चुके थे कि ये होना है। और जो इसराइल के हलीफ हैं अमेरिका और फ्रांस और ख़ित्ते के अंदर जॉर्डन और सऊदी अरब और यूएई, उन्होंने मिल के जो है वो मामला जो है वो बेसिकली वो रोक दिए। वो जितने ड्रोन आए थे और मिसाइल और फिर कुछ जो है उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उन्होंने उसका मुकाबला किया। अब मसला ये है कि अब वो एस्केलेटरी लैडर पे और भी ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि अब जो है बिल्कुल ईरान की जो वीकनेस है अंदरूनी सिक्योरिटी की वो सबके सामने आया है कि उनको कानो कान खबर नहीं हुई और उनके दारुल खिलाफा के अंदर आकर और एक ऐसे वक्त में जबकि उनका सदर हलफ ले रहा था, कुछ ही घंटे के बाद हमास के जो सेंट्रल लीडर हैं उनको जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। अब इसके लिए उसको जवाबी कार्रवाई करनी है और वो अपने हलीफों के साथ मिलकर करेगा। इस दफ़ा ये है कि मुझे लगता है कि ईरान भी जो है अपना मिसाइल और ड्रोन दागेगा और हूतियों की तरफ से भी होगा और हिजबुल्लाह से तो होना ही होना है, और शायद जो है शाम और इराक के जो मिलिशियाज हैं वो भी कोई कार्रवाई में शामिल हों। तो देखना ये है कि क्या इस दफ़ा जो है कोई नुकसान होगा इसराइल का। अगर इसराइल का नुकसान हो जाता है तो फिर हम ऐन मुमकिन है कि हम जो है डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स इसराइल की जानिब, जो कि पिछली दफ़ा इसराइल ने गुरेज किया था, तो इस दफ़ा वो शायद हो। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो में अमेरिका भी इसमें जंग में जो है शायद शामिल हो जाए। डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सट्रीम सिनेरियो होगा। मतलब और आपको लगता है कि इतनी कैपेबिलिटी ईरान में है कि ऐसा नुकसान पहुंचा सके? ज़ाहिर है क्योंकि अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें बहुत इंप्रूव किया है इसराइल ने, कि हिजबुल्लाह के ज़रिए, प्रॉक्सीज के ज़रिए या डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सके इसराइल को और फिर एक जंग की तरफ मामला चला जाए।
जी, बहुत अहम सवाल किया आपने। इसमें ईरान की एक तो कमज़ोरियां हैं और उनके मतलब लिमिट है ना, कमज़ोरी कह लें या लिमिट्स कह लें उनकी कैपेबिलिटी के अंदर। तो लेकिन पिछली दफ़ा से कुछ ज़्यादा करना है। इसका मतलब यह है कि बहुत अतराफ से इसराइल को जो है मुकाबला करना पड़ेगा। उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं और जो उनके हलीफ हैं, उनको बहुत सारे डायरेक्शन से जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक दो भी निकल आए और उन्होंने जाके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, 20-30 लोग मारे गए किसी जगह के ऊपर, तो फिर इसराइल जो है के पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि उसको जवाब देना है। और फिर वो जो नहीं कर रहा अब तक, यानी बराह रास्त ईरान पे हमला नहीं कर रहा, फिर हम वो देखेंगे। लेकिन ये भी देखें कि ईरान को ये पता है कि इस किस्म का सिनेरियो हो सकता है, तो वो एस्केलेट तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन पिछली दफा की शिद्दत से ज्यादा कार्रवाई करना चाहेगा। और उसके साथ साथ अपना जो उनका वो नहीं चाहते कि कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, क्योंकि अभी जो वो एक्सपोज हुए हैं, उनकी कमजोरियां एक्सपोज हुई हैं, वो और मजीद होगा। तो वो उस लेवल पे उनका नहीं है जाने का अपना इरादा ईरान का। लेकिन साथ ही साथ कैसे वो जो है ना परफेक्ट फार्मूला ढूंढें कि जिसमें वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है।